गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए भाई, हम पिछली क्लास में हमने एक पेपर सॉल्व किया था, अभी एक नेक्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये जो एक्चुअली जो पेपर है आपका, ये थोड़ा सा पुराना है। पुराना कहने का मतलब इसके बाद जो है आपका कोर्स वर्क चेंज हो गया था, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सेम हैं, कुछ जो है सिलेबस चेंज हो गया था। तो इसमें अपने वो चीज़ सॉल्व करेंगे जो आपके इस कोर्स में है। क्योंकि पहले क्या था कि इसमें आपका इकोलॉजी और आईपीएम के अंदर बेनिफिशियल जो है इंसेक्ट्स, जैसे हनी बी हो गई, सिल्कवर्म पेस्ट हो गया ना, लेग कल्चर हो गया, ये सारे इन्वॉल्व थे। अभी इसको अलग से एक कोर्स बना दिया है ना, तो अपने उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आईपीएम और अपने इकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो ही है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको, 2016-17 का है पहली बात तो, है ना। और उसके बाद यहाँ देखो लिखा हुआ है 4221। हालांकि अभी क्या है, जो कोर्स का टाइटल वो क्या है, एंटो 211 है ना। तो ये चेंज है, पहले कोर्स अलग था, ये टाइटल सॉरी कोर्स नंबर और अब चेंज हो गया। चलिए अपने बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द नेशनल सेंटर फॉर आईपीएम इज सिचुएटेड एट। आईपीएम का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, यानी कि एनआरसी फॉर आईपीएम, ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर है नेक्स्ट, नेटिव प्लेस ऑफ सिल्कवर्म, ये आपको नहीं करना है क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है। फिर है द टेक्निकल टर्म फॉर बी कीपिंग, ये भी आपको नहीं करना है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, उसको एपीकल्चर बोलते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान में मत रखना क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं पूछेंगे। फिर इसके बाद है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 कैम इनटू फोर्स, यानी कि ये 1968 में तो ये आया था, ठीक है, एक्ट। और लागू कब हुआ था, ठीक है, कब प्रभावी कब हुआ था, तो ये हुआ था 1971 के अंदर। फिर द फीमेल कॉटन बोलवर्म प्रोड्यूस दी फिरोमोन नेमली, यानी कि कॉटन कपास की जो गुलाबी सुंडी है, ठीक है, वो कौन सा जो फिरोमोन है उसको स्रावित करती है, तो इसको बोलते हैं गोसिप्लोर, ठीक है, PLURE। फिर नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ रॉक बी। अब ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम होता है एपिस डोरसेटा, ठीक है। वैसे आपको नहीं ध्यान में रखना है, मैं जिस इस क्वेश्चन के आगे क्रॉस लगाऊंगा ध्यान रखना वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर नेक्स्ट है इंसेक्ट्स विच फीड ऑन द प्लांट ऑफ सेम बॉटनिकल फैमिली, यानी कि जो इंसेक्ट सिर्फ एक ही प्रकार की प्रजाति के पौधों पर निर्भर रहते हैं और एक ही वनस्पति कुल के पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मोनोफेगस, उनको बोलते हैं मोनोफेगस। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और है, इसके साथ ही ध्यान रखना, ये मोनोफेगस हो गए जो एक ही प्रकार के रहते हैं। जो कुछ प्रकार की प्रजातियों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, ओलिगोफेगस, ठीक है। और बहुत सारी अगर प्रजातियों के ऊपर निर्भर रहते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, पॉलीफेगस, ठीक है। जो लगभग सभी प्रकार की जो है वनस्पति उसके ऊपर या प्लांट्स को नुकसान पहुँचाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलीफेगस। फिर नेक्स्ट है इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये भी लेक इंसेक्ट से रिलेटेड है तो शायद आपसे नहीं पूछे क्वेश्चन, फिर भी ध्यान रखना, रांची में है ये। फिर है डीपेल इज ए बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट इन इंडिया फॉर इंसेक्ट कंट्रोल, यानी कि ये इसका आपका कॉमर्शियल नेम दे रखा है, पूछा है ये किस बेस्ड का जो है, तो ये ध्यान रखना, ये जो है माइक्रोबियल बेस्ड है, ये माइक्रोबियल यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं से मिला हुआ है, और बैक्टीरियल जो है बेस्ड प्रोडक्ट है, जो किससे बनाया गया है, बीटी से, ठीक है, बीटी से जो बनाया गया है उसका ये कॉमर्शियल नेम है। फिर है इज द लिथल डोज विच किल 50% ऑफ टेस्ट एनिमल्स, ये पूछा गया आपसे वो क्या चीज़ है जिसकी जो घातक मात्रा है वो जिस अपने एनिमल्स के यानी कि जिस इंसेक्ट के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं उसकी 50% पॉपुलेशन को किल कर देता है, तो इसको बोलते हैं LD50। ये मैंने आपको बताया भी था, LD50, ठीक है, लिथल डोज 50, ये दे रखा है वैसे ऑलरेडी इसने। फिर है
ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है द टर्म इकोलॉजी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ध्यान रखना फर्स्ट टर्म जो इंट्रोड्यूस की थी वो की थी हिकल ने, इसका पूरा नाम है एरनस्ट हिकल, नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, बाकी ध्यान रखना, ठीक है। फिर है नेक्स्ट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ इंसेक्ट की स्पीसीज जो है वो 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसके बीच जो है सर्वाइव करती है। फिर नेक्स्ट है ट्राइकोग्रामा इज ए, ट्राइकोग्रामा क्या है ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, ट्राइकोग्रामा क्या है, एक एग पैरास्टोइड है। फिर नेक्स्ट है विच वन इज यूज्ड फॉर इनोकुलेशन ऑफ ट्री फॉर लेग कल्टीवेशन, ये आपको ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि लाग कल्चर से रिलेटेड है, वैसे इसका सीड लेग ऑप्शन है लेकिन आपको ध्यान में नहीं रखना है। फिर है मस्कार्डियन डिजीज ऑफ सिल्क वर्म इज कॉज्ड बाय, ठीक है, पूछा गया है कि सिल्क वर्म की जो मस्कार्डियन डिजीज है वो किससे कॉज्ड होती है, किससे होती है, तो ध्यान रखना ये होती है फंगस से। 2 प्रकार की होती है, एक होती है वाइट मस्कार्डियन, ठीक है, और एक होती है ग्रीन मस्कार्डियन। कई बार इनके नाम से पूछ लिया जाता है कि वाइट मस्कार्डियन को क्या बोलते हैं, ग्रीन मस्कार्डियन को क्या बोलते हैं, या फिर इसे फैलाने वाला जो फंजाई है, फंगस है, वो उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना वाइट वाले का तो है ब्यूवेरिया बेसियाना, ठीक है, और ग्रीन मस्कार्डियन जो है वो है मेटाराइजियम एनाइसोप्ली, मेटाराइजियम एनाइसोप्ली। फिर इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सॉइल माइक्रोफ्लोरा, सॉइल के अंदर जो जीवाणु हैं उनसे बनाया गया है कौन सा वो इनमें से कीटनाशी, तो वो है स्पाइनोसेट, ठीक है। इसके बाद द रैंक ऑफ इंडियन लेग प्रोडक्शन, नहीं ध्यान में रखना है आपको कोई भी रैंक हो। फिर है हु कंसीव्ड द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल बाय स्टेराइल इंसेक्ट, तो ये है E.F. निपलिंग, जिन्होंने सबसे पहले मेल स्टाइल जो टेक्निक है उसके बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट है विच प्रैक्टिस एस्केप द मस्टर्ड क्रॉप फ्रॉम द अटैक ऑफ एफिड, इनमें से कौन सी वो क्रिया है जो मस्टर्ड के अंदर, सरसों की फसल के अंदर लगने वाला माहू या फिर एफिड पेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रभावी सिद्ध होती है, तो ये है अर्ली सोइंग। नॉर्मल सोइंग जो हम करते हैं उससे अगर थोड़ी सी पहले सोइंग की जाए तो इससे क्या है बचा जा सकता है, इससे काफ़ी हद तक ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है हनी बी बिलोंग्स टू फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर है उसकी, तो एपीडी, लेकिन वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है। फिर है इकोनॉमिकल, ट्रू फॉल्स में देखिए इकोनॉमिकल इंजरी लेवल इज ऑलवेज बिलो देन इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है इसने कि EIL जो है ये कह रहा है EIL जो है वो ऑलवेज बिलो देन, ये कह रहा है कि इससे हमेशा ज़्यादा होता है ETL, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि ETL जो है वो कम होता है EIL की वजह से, क्योंकि ये स्टार्टिंग की स्टेज है, इसके बाद ये स्टेज आती है, इसलिए क्या है ये गलत हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें कि इसका सही क्या होगा, तो इसका सही जो है वो ये बनेगा, है ना, कि EIL जो है वो ज़्यादा होता है ETL से, पहले ETL आता है उसके बाद EIL स्टेज आती है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुसुमी सीजन, छोड़िए लेक से रिलेटेड आपको नहीं पढ़ना है। हनी बी क्वीन, डॉटर क्वीन कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद है द लेक इंसेक्ट यूजुअली फेज, छोड़िए कितनी जनरेशन है कोई ज़रूरी नहीं है। फिर है सिट्रोनेला ऑयल एक्ट एज ए गुड रिपेलेंट ऑफ इंसेक्ट, ट्रू है, यानी कि सिट्रोनेला का जो ऑयल है उसको एज ए रिपेलेंट यूज़ किया जाता है इंसेक्ट कंट्रोल के अंदर, ये मैंने आपको बताया भी है। फिर है वॉरफेरिन इज़ ए सिंगल डोज पॉइजन यूज्ड फॉर रेट कंट्रोल, रेट कंट्रोल करने के लिए जो है एक सिंगल डोज पॉइजन है, ये ट्रू है। इसके बाद है डे लेंथ डज नॉट अफेक्ट द इंसेक्ट एक्टिविटी, यानी कि दिन की जो अगर बात करें प्रकाश की जो मतलब अगर ड्यूरेशन जो है ना, लंबाई है दिन की, ये कह रहा है कि वो इंसेक्ट को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल सही है ना, इससे प्रभाव नहीं पड़ता है इंसेक्ट को। फिर है निरिस टॉक्सिन इज एन एनिमल ओरिएंटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ट्रू है, ये क्या है एनिमल से निकाली गई एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर है वाइट मस्कार्डियन डिजीज इन कोज्ड बाय फंजाई,
ट्रू है, और ये मैंने अभी आपको बताया था। वाइट किससे होती है? ब्यूवेरिया बेसियाना। फिर है देखिए नेक्स्ट है फ्लेचरी डिजीज इन सिल्कवर्म इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बिल्कुल सही है, सिल्कवर्म के अंदर ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका जो माइक्रोबियल कंट्रोल वाला है उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। बाकी जो नहीं थे मैंने आपको बता दिया। फिर अभी नेक्स्ट है डेफिनेशंस की, सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले है इकोलॉजी क्या है, तो ये डेफिनेशंस मैंने सारी आपको करवा रखी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, देख लेना। बाकी क्या है इकोलॉजी? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, क्या बोलेंगे उसको? इकोलॉजी। टर्म जो दी वो एरिस्टॉटल ने दी, अभी हमने बात की है ना, तो वो देख लेना भाई इनके बारे में, ओडम ने क्या कहा था और किसने कौन सी क्या डेफिनेशन दी थी। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ सुपर पैरासिटिज्म। अब यहाँ पे देखिए पैरासिटिज्म कितने प्रकार की होती है, अलग अलग मैंने आपको बता रखा है। इसमें फर्स्ट ये पूछ रहा है कि सुपर पैरासिटिज्म क्या होता है, तो ध्यान रखना सुपर पैरासिटिज्म में क्या होता है? सेम स्पीसीज़ की, ठीक है, सेम स्पीसीज़ के बहुत सारे जो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज़ के, ठीक है, मैनी इंडिविजुअल्स ठीक है, अटैक ऑन होस्ट, यानी कि एक होस्ट के ऊपर एक ही स्पीसीज के जब बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अटैक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर पैरासिटिज्म। अब इसी में एक होता है मल्टीपल पैरासिटिज्म, ठीक है, उसको भी देख लीजिए क्या है मल्टीपल पैरासिटिज्म में डिफरेंस इतना सा है कि इसमें मैनी जो इंडिविजुअल्स होते हैं सेम स्पीसीज़ के, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है डिफरेंट स्पीसीज़ के कई सारे जो है इंडिविजुअल्स एडमिट होते हैं, ठीक है। ये इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। फिर है व्हाट इज़ बोलगार्ड फर्स्ट एंड सेकंड। बोलगार्ड फर्स्ट और सेकंड क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्या है, जो बीटी है ना, बीटी है, यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है, बैसिलस थ्यूरोजेंसिस, इससे जो बनाया गया है मेनली क्या है कॉटन में क्या है बोलवर्म के खिलाफ, बोलवर्म के लिए जो यूज़ किए गए थे ना कॉटन में बोलवर्म्स के लिए, उसकी बात हो रही है। तो इसमें दो चीज़ है बोलगार्ड फर्स्ट एंड सेकंड। डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो है सिर्फ एक जीन पाया जाता है, कौन सा? क्राई फर्स्ट AC, पता भी होगा सबको, सुना होगा नाम, है ना, क्राई फर्स्ट AC। और सेकंड वाला जो है बोलगार्ड सेकंड, इसके अंदर दो जीन हैं, क्राई फर्स्ट AC तो है ही है, इसके साथ साथ कौन सा है? क्राई 2AB, ये भी है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। फिर है व्हाट आर द सिम्टम ऑफ NPV इन्फेक्टेड लार्वी, की एक NPV से ग्रसित जो लार्वा है उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है कि वायरस से जो इन्फेक्टेड लार्वा होगा उसमें क्या है, एक तो उसकी जो लोअर जो वेंट्रल साइड जो होती है यहाँ पे क्या है, ये जो है वाइट पिंकिश कलर की हो जाती है, पिंक वाइट कलर की। इसमें क्या होते हैं कि जो पॉलीहेड्रा है वायरस के जो पॉलीहेड्रा है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं निचली साइड में, इसलिए ये दिखाई देते हैं, बॉडी रप्चर होने लगती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ये जो लार्वा होगा ये क्या है, प्लांट की जो टॉप वाली जो होती है, ये मान लीजिए कोई प्लांट है, इसकी टॉप की जो ब्रांचेज होती है वहाँ पे क्या है अपने प्रोलेग से उल्टा लटका हुआ मिलेगा, इस तरीके से ना, प्रोलेग के सहारे उल्टा लटका हुआ मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्री टॉप डिजीज भी बोलते हैं, ट्री टॉप डिजीज भी बोलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इसके NPV से इन्फेक्टेड जो लार्वा होगा उसके। फिर है बाकी देख लेना, अभी और भी है इसमें ना, मैंने आपको करवा रखा है। फिर है रोल ऑफ केमोस्टेलेंट्स इन इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल के अंदर बाध्य रसायनों का क्या यूज है, तो ये आपको पता ही है कि मेल स्टेराइल टेक्निक के लिए इसको यूज़ लिया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60 जो है उसका यूज़ किया जाता है ना। इससे क्या होगा कि मेनली जो यूज़ किया जाता है ना ये किया जाता है मॉस्किटोज़ के लिए ना। तो इनको इसमें क्या है, सबसे पहले हम जो कैप्चर करते हैं, जो मेल्स जो होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उनको स्टेराइल किया जाता है, स्टेराइल करने के बाद उनको वापस से छोड़ दिया जाता है। अब ये जब मैटिंग करते हैं किसी नॉर्मल फीमेल के साथ तो इससे क्या होगा, इनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती,
ठीक है। तो सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या है, इसमें बहुत जो है ये कारगर साबित होता है। फिर है एंटीफिडेंट। एंटीफिडेंट किसको बोलेंगे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फीड का मतलब क्या होता है, फीड खाना है ना, फीड एंड एंटीफिडेंट का मतलब क्या है, वो जो है कंपाउंड्स जिनको अगर हम यूज़ करते हैं प्लांट की सरफेस के ऊपर एज स्प्रे या डस्ट के रूप में, तो उनको जो है इंसेक्ट खाता नहीं है, या ये इंसेक्ट को भोजन नहीं देते, या फिर कहने का मतलब ये है कि उनको खाने से रोकते हैं, जो है ना, उनको क्या बोलते हैं, एंटीफिडेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं आपका, नीम का भी जो है ना, नीम को यूज़ किया जाता है, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट जो है उसको, या फिर नीम ऑयल वगैरह जो है, इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो एंटीफिडेंट से क्या होगा, ये जब इनकी स्प्रे किया जाता है तो उस प्लांट सरफेस को मेनली जो बाइटिंग और चेविंग टाइप के जिनके अंदर माउथ पार्ट्स होते हैं, वो इंसेक्ट इसको फीड नहीं कर पाते, और हम इससे जो है बच सकते हैं नुकसान से। फिर है व्हाट आर थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड। ये पेस्टिसाइड की सारी जनरेशन मैंने आपको बता रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन यहाँ पे थर्ड जनरेशन की बात हो रही है। तो थर्ड जनरेशन के अंदर कौन से आते हैं, थर्ड जनरेशन के अंदर जो एंटी जुवेनाइल हार्मोन्स हैं, एंटी जुवेनाइल हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, जो कैटरपिलर या फिर बात करें लार्वा, जो लार्वल स्टेज जो होती है ना, उसमें क्या है, ये बाधा उत्पन्न करते हैं, या तो उसको ज़्यादा लंबी कर देंगे या उसको छोटी कर देते हैं ना, यानी कि जुवेनाइल हार्मोन है जो है उसको ये कंट्रोल करते हैं। इससे क्या होगा कि मोल्टिंग जो होती है इंसेक्ट के अंदर, है ना, त्वचा निर्मोचन जो होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, थर्ड जनरेशन के पेस्टिसाइड माने जाते हैं। फिर है व्हाट इज़ यूनिवर्सल एंटीडोट। अब यूनिवर्सल एंटीडोट सबसे पहले तो ये काम कहाँ आती है, तो जब मान लीजिए कोई बंदा स्प्रे कर रहा है ना, स्प्रे फील्ड के अंदर कोई स्प्रे कर रहा है, अगर वो किसी केमिकल के टच में आ जाता है, या फिर सपोज दैट कि अगर उसने केमिकल को बाई फॉल्ट क्या है, या फिर कई बार हमने केस भी देखे हैं जैसे कि अगर कोई बंदा मान लीजिए कोई केमिकल पी जाता है या फिर सूंघ लेता है, उसकी वजह से अब उसको जो इंस्टेंट ट्रीटमेंट जो दिया जाता है ना, उसके खिलाफ एंटीडोट, जो जैसे एंटीबायोटिक देते हैं हमें मेडिकल वाले, वैसे ही एंटीडोट है। तो ये क्या एंटीडोट दी जाती है ताकि वो जो केमिकल है उसका असर हम कम कर सकें, ठीक है। और यूनिवर्सल एंटीडोट जो है इसमें मेनली अगर बात करूँ तो चारकोल जो है, चारकोल को यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल एंटीडोट के रूप में, क्योंकि इसको जब, है ना, इसको जब हम जो भी पेशेंट है उसको अगर देते हैं तो इससे क्या होगा, ये एब्जॉर्व करने का काम करता है। तो ये केमिकल कंपाउंड जो भी होंगे उनको एब्जॉर्व कर लेता है। इससे क्या होता है, तुरंत जो है वो कुछ हद तक राहत मिल जाती है। इसके अलावा और से भी है, अकेला चारकोल ही नहीं है, इसके साथ और भी है, तो इसको भी देख लेना है क्या, ये अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने करवाया है। फिर नेक्स्ट है हाउ फिरोमोन वर्क इन पेस्ट मैनेजमेंट, की फिरोमोन्स जो है वो कीट प्रबंधन में कैसे मदद करते हैं। तो ये आप सबको पता है कि फिरोमोन से हम क्या कर सकते हैं, जो मेल इंसेक्ट्स हैं, है ना, उनको कलेक्ट कर सकते हैं। इनको जब हम फिरोमोन्स कहीं लगाते हैं तो क्या मेल इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, और वहाँ पे हम उनको कलेक्ट करके किल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या है कि जितने भी मेल इंसेक्ट्स हैं उनको किल कर सकते हैं, प्लस क्या है उनकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो भी मैटिंग है ना, या फिर रिप्रोडक्शन है, उसमें हम क्या है बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना भी, ये सारे है कि कैसे कैसे मैनेजमेंट में वो फ़ायदेमंद है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, देखिए सर्वे एंड सर्विलेंस। सबसे पहले तो क्या है, सर्वे क्या होता है और सर्विलेंस क्या होता है, मैंने अच्छी तरीके से आपको बता रहा है, एक बार फिर बता देता हूँ कि सर्वे जो है, सर्वे किसको बोलते हैं, किसी एक निश्चित प्लॉट का, है ना, उस प्लॉट का निरीक्षण करना। इसकी देखिए मैं आपको हिंदी बताता हूँ, आपको आधी चीज़ वैसी समझ में आ जाएगी, निरीक्षण, और इसको बोलते हैं निगरानी। तो किसी एक फील्ड का एक निश्चित अंतराल के बाद उसका फील्ड की जांच करनी, या फिर उसका जो है निरीक्षण, हम निरीक्षण तो वर्ड ये है ना, तो उस पर जांच करना, उसकी देखभाल करना एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वे, उस फील्ड का सर्वे। सर्वे बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार सुना हुआ आपने। और सर्विलेंस में क्या है कि ये जो सर्वे है, अगर
रेगुलर किया जाए, रेगुलर या बहुत कम इंटरवल के बाद, एक दिन बाद, 3 दिन बाद, है ना, लगातार किया जाए सतत, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्विलेंस। यानी कि हम उसके ऊपर कांस्टेंट निगरानी रखते हैं, है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं, सर्विलेंस। तो यह है कि सर्वे क्या है, सर्विलेंस क्या है, बाकी सबकी डेफिनेशन मैंने करवा रखी है। फिर है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में क्या डिफरेंस है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों के दोनों क्या है, सुसुप्तावस्था को दर्शाते हैं, है ना, हाइबरनेशन भी और एस्टिवेशन भी। अब देखिए फ़र्क क्या है, हाइबरनेशन होता है कम टेम्परेचर की वजह से, हाइबरनेशन होता है अगर कोई इंसेक्ट लो टेम्परेचर की वजह से सुसुप्तावस्था में चला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइबरनेशन। अगर कोई इंसेक्ट हाई टेम्परेचर की वजह से सुसुप्तावस्था में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रोक लेता है और जो है सुसुप्तावस्था में चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ये ध्यान रखना, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, बस इतना सा डिफरेंस है। फिर है सिम्बायोसिस एंड कॉमनसेलिज्म, इनमें क्या डिफरेंस है। तो सिम्बायोसिस क्या है, कोई भी दो, ठीक है, 2 ऑर्गेनिजम्स हैं कोई भी, उनके बीच जो संबंध है, उनके बीच जो रिलेशंस होगा उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे सिम्बायोसिस। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, एक साथ, यानी कि 2 इंसेक्ट कोई भी है उनके बीच जो इंटरेक्शंस है उसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस। और कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, वन गेट बेनिफिट, एक को क्या होता है, बेनिफिट होता है, और सेकंड जो होता है उसको क्या है, दूसरा जो होगा अदर नॉट गेट बेनिफिट, इसको बेनिफिट भी नहीं होता, नोर, नाइदर नोर कर लेना अभी इसको, ना, नाइदर गेट बेनिफिट नोर, एक मिनट भाई साफ लिख देता हूँ, नोर हार्म, इसको नुकसान भी नहीं होता और फ़ायदा भी नहीं होता इस दूसरे की वजह से, तो इसको क्या बोल देते हैं, कॉमनसेलिज्म। यही पूछा है, डिफरेंस पूछा है। फिर नेक्स्ट है इंसेक्ट फोरकास्टिंग क्या है, तो ये मैंने बता रखा है, अभी आपको देख लेना, बड़ा क्वेश्चन है ये 4 नंबर का। इंसेक्ट फोरकास्टिंग क्या होता है, इंसेक्ट का पूर्वानुमान लगाना, कीट का, कि पिछली जो साल जो डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट, यानी कि अगर सेम स्पीसीज बोएंगे तो उसमें कितना इजाफा होने की है, और इन्वायरमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि किस प्रकार कितना टेम्परेचर होगा तो इंसेक्ट का कितना डैमेज होने के चांस रहते हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। फिर है व्हाट आर द कॉज ऑफ पेस्ट आउटब्रेक इन नेचर, अचानक से प्रकृति के अंदर कीट का प्रकोप होने के कारण क्या है ना, तो रिसर्जेंस हो सकता है। मान लीजिए हम जो है कुछ केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब एक बार तो उसका कंट्रोल हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही पेस्ट जो है पहले की बजाय बल्कि ज़्यादा मात्रा में जो है वो ज़्यादा इंडिविजुअल्स उसके साथ अटैक करते हैं, और इससे क्या होगा कि एक साथ डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये हो गया। इसके अलावा इन्वायरमेंट अगर एकदम चेंज हो जाए उससे भी पेस्ट जो है वो बढ़ सकता है। प्लस सेम क्रॉप अगर हम बार बार लगाते हैं तो उससे रिलेटेड सेम क्रॉप या फिर सेम स्पीसीज़ की, सेम फैमिली की क्रॉप लगाएंगे तो भी क्या है, वो पेस्ट जो है वो लगातार बढ़ते रहते हैं। या फिर अल्टरनेट होस्ट, कुछ पेस्ट जो होते हैं वो अपना अल्टरनेट होस्ट देख लेते हैं, मान लीजिए सरसों है ना, तो क्रूसीफेरी से रिलेटेड अगर कोई और भी क्रॉप होगी तो उसके ऊपर वो क्या है, डैमेज कर सकता है या अपना लाइफ साइकिल चला सकता है। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं कि कैसे कैसे जो है वो उसका नेचर में आउटब्रेक हो सकता है। फिर है राइट डाउन दी टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, कि जैविक नियंत्रण, कीट नियंत्रण के अंदर कौन कौन सी तकनीक है, तो इनके बारे में मैंने आपको बता रखा है। मेनली क्या है, 3 चीज़ें होती है, एक होता है ऑगमेंटेशन, एक होता है कंजर्वेशन, और एक होता है रिलीज करना उनको, है ना। अब ये रिलीज जो है ये 2 प्रकार का होता है, इनोकुलेटिव और इनंडेटिव। अब ये होता क्या है ये मैंने आपको बता रखा है। अभी ऑगमेंटेशन में तो क्या होता है कि किसी
ऐसी जगह से किसी ऐसी जगह पे दूसरे जो है बायोलॉजिकल जो भी ऑर्गेनिज्म है या फिर जो बायो कंट्रोल में काम आने वाला जो भी प्रेडेटर पैरासाइट जो भी है उसको किसी दूसरे स्थान पे जहाँ वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऐसे स्थान पे लेके आना जहाँ वो पहले विद्यमान नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेशन, है ना। किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है उससे ऐसी जगह पे लेके आना जहाँ वो नहीं है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन। फिर है कंजर्वेशन, फिर उसको वहाँ से लाने के बाद उसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, उसकी संख्या में वृद्धि की जाती है, उसको आर्टिफिशियल डाइट खिला के उसको क्या है बढ़ाया जाता है। फिर है रिलीज, उसके बाद उसको फील्ड में रिलीज़ किया जाता है। ये रिलीज जो है ये दो प्रकार से किया जाता है, इनोकुलेटिव या इनडेटिव। एक तो क्या होता है कि उसको साल में बस एक बार पूरा क्रॉप सीजन है उसके अंदर क्या है एक बार ही उसको रिलीज़ करना पड़ता है, फिर वो अपनी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ाते रहते हैं। एक होता है कि हमें थोड़े थोड़े अंतराल के बाद क्या होता है उसको बार बार रिलीज़ करना पड़ता है, तो इसको देख लेना भी अच्छे से। फिर है राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ बॉटनिकल पेस्टिसाइड, कि जो प्लांट से निकलने वाले जो बॉटनिकल्स हैं पेस्टिसाइड हैं उनका क्या क्या उनसे फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। अगर मैं बात करूँ, ये मैंने करवा रखा है फिर भी बता देता हूँ आपको। एडवांटेज है ना कि उनसे फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फ़ायदे देखिए, सबसे पहले तो कि प्लांट से निकलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट को कोई लॉस नहीं होगा। सेकंड अगर हम बात करें तो ये क्या है कि जो है इससे अदर जो एनिमल है अदर देन टारगेट पेस्ट, यानी कि हम सपोज दैट हम एफिड के खिलाफ इसको यूज़ कर रहे हैं तो बाकी जो है ना उनको कोई नुकसान नहीं होता इससे। बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स हैं है ना उनको कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉस्टली जो है इसका, ये तो हो गए इसके फ़ायदे, है ना, कि हम क्या कर सकते हैं इनको, एक तो प्लांट से निकलते हैं तो इसको इंपोर्ट करना और वो इतना कोई ज़्यादा नहीं है। फिर सेकंड जो है इसका अदर जो एनिमल है अदर देन टारगेट पेस्ट उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं है, इन्वायरमेंटली सेफ़ है, प्रकृति को इससे कोई नुकसान नहीं है। अब बात करें इसके नुकसान की, ये तो फ़ायदे हो गए है ना। अब नुकसान की बात करें तो सबसे पहले तो ये क्या है कि मुश्किल है थोड़ा, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए क्या है प्रॉपर जो है ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ होते हैं जिनको बना सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो इनको बनाने के लिए अगर बात करें तो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। और मेन चीज़ अगर बात करें तो वो क्या है कि इनको जो इनका लाइफ होती है ना, टोटल लाइफ जो होती है, यानी कि इनको हम ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं रख सकते। डायरेक्ट सनलाइट के अगर कांटेक्ट में भी इसको रखते हैं कुछ समय तक तो क्या होता है कि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनकी इंसेक्टिसाइडल या पेस्टिसाइडल जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद है व्हाट आर द नेचुरल एनिमीज ऑफ हनी बी। हनी बी के जो हैं प्राकृतिक शत्रु कौन कौन से हैं आपको नहीं ध्यान में रखना है। फिर है व्हाट शुड बी द पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल प्रीडेटर, यानी कि एक जो परभक्षी है, ठीक है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ये मैंने करवा रखा है भाई, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो प्रीडेटर के क्या गुण होना चाहिए, एक तो वो होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिस होस्ट के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली उस या उससे रिलेटेड जो भी है उसको कम्प्लीटली कंट्रोल कर देना चाहिए। फिर क्या जल्दी जो है ना मल्टीप्लिकेशन इसका ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ब्रीडिंग जो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये नंबर अपने आप अपना नंबर जो है वो बढ़ाता रहे। और इसके बाद और बात करें तो इसके अंदर क्या है जो पैरासिटिज्म जो है ना, हाइपर पैरासिटिज्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि एक प्रीडेटर जो है वो दूसरे प्रीडेटर को नुकसान करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके, है ना। और इसके अलावा अगर बात करें लाइफ साइकिल की, है ना, तो इसका जो है लाइफ साइकिल लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ साइकिल होना चाहिए। अगर इसके होस्ट से बात करें, होस्ट से ज़्यादा क्या है लंबा इनका जीवन काल होना चाहिए, ताकि मान लीजिए होस्ट अगर 5 दिन जीवित रहता है तो ये कम से कम 7 या 8 दिन, तो इससे क्या होगा वो पूरी जो उसकी लाइफ है उसमें क्या है उसकी किसी भी स्टेज में ये उसको फीड कर सकता है। फिर है डिस्क्राइब दी क्यूब मेसिड ऑफ कल्टीवेशन, लेक कल्टीवेशन का आपको नहीं ध्यान में रखना है। रोल ऑफ एनपीवी इन इंसेक्ट कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल के अंदर एनपीवी का क्या रोल है ये मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है ना भाई। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का क्या रोल है, तो ये क्या करता है, ये इंसेक्ट के अंदर हम इसको क्या है डाइट में मिक्स करके इंसेक्ट को आर्टिफिशियली देते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो इंसेक्ट जो है उसके अंदर वायरस से एक डिजीज़ हो जाता है,
ठीक है। ये इंसेक्ट के अंदर क्या है, डिजीज़ क्रिएट करता है, उससे क्या होता है कि बॉडी रप्चर होने लग जाती है, वो धीरे धीरे खाना बंद कर देता है और अंत में क्या है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो ये अदर नॉन टारगेट जो पेस्ट है उनको कोई नुकसान, इंसेक्ट सॉरी जो है बेनिफिशियल, उनको कोई नुकसान नहीं होता है इसका, और इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे कुछ है और इसका रोल का है ना, तो रोल मेनली तो यही है कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए काम आता है ना, और बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है जो आपके बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इनमें फर्स्ट देखिए व्हाट इज सेरीकल्चर, ये तो पूरा आपका जो है सिल्क वर्म के इंसेक्ट से रिलेटेड है, तो ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। नेक्स्ट है डिफाइन एग्रो इकोसिस्टम। एग्रो इकोसिस्टम क्या है, अपने पिछले ही पेपर में इसको जो है डिस्कस किया था, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इसको डिटेल में बताना है, ये हो गया। फिर इसके बाद है आईपीएम के विभिन्न साधनों एवं किसानों के आईपीएम अपनाने में आ रही बाधाओं का विस्तार से विवरण। ये कह रहा है कि आईपीएम के टूल्स कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था कल परसों ही, है ना, फिजिकल, मैकेनिकल, है ना, इसके अलावा बायोलॉजिकल, केमिकल, कल्चरल जो भी है वो सारे आ जाएंगे, उनके बारे में बताना है। अब फिर है कॉमन कंस्टेंट इन आईपीएम एडॉप्शन बाय फार्मर, यानी कि किसान नहीं अपना रहे आईपीएम को, इसके अंदर क्या क्या बाधाएं आ रही है वो बताना है। सीधी सी बात है, क्या है कि हमारे देश का जो फार्मर है वो क्या है, उसमें मेन अगर बात करें तो इलिटरेसी ज़्यादा है। इलिटरेसी का मतलब क्या है, यानी कि अनपढ़ है, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और आईपीएम स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए क्या है, प्रॉपर उसको नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ इंसेक्ट की पूरी जो लाइफ साइकिल है उसके पास क्या होना चाहिए कि उसमें होना चाहिए उसकी जानकारी पूरी, कि इसकी कौन सी स्टेज जो है उस पर अगर हम स्प्रे वगैरह करें या फिर यूज़ करें बायो एजेंट्स का तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ टेक्निकल भी पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल है जो किस टाइप के इंसेक्ट्स को किल करता है, या फिर कौन कौन से अदर मेथड है, कल्चरल मेथड भी, कि कैसे अगर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करें तो कौन से पेस्ट को हम बचा सकते हैं। कहने का मतलब उसको प्रॉपर जानकारी नहीं होती, और इसमें क्या है टेक्निकल जो है हेल्प की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है इसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।